प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा का विषय है सूफी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में प्रेम भावना या प्रेम व्यंजना। प्रेम चिरंतन है, शाश्वत है, वह जीवन के स्थायी भावों में एक प्रमुख स्थान रखता है। अतः इसका जनजीवन में समावेश भी आदिकाल से ही चला आ रहा है। मुसलमान सूफी कवियों की प्रेमाख्यान परंपरा में जायसी एक जगमगाते हुए रतन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम काव्य परंपरा में जायसी का स्थान निर्धारित करते हुए लिखा है, प्रेम काव्य परंपरा जायसी के पहले से चली आ रही थी, परंतु जायसी के पद्मावत की समानता में इस धारा का कोई अन्य ग्रंथ हमें नहीं दिखाई देता है। जायसी की प्रेम भावना सूफी प्रेम तत्व के अनुकूल है। सूफियों के अनुसार ईश्वर परम सौंदर्यमय है, एकमात्र वही प्रेम का उचित पात्र है। मानव की मूल प्रवृत्तियां रागमयी हैं, ईश्वर परम सौंदर्यमय है और इसीलिए पूर्ण है। ईश्वर प्राप्ति की सतत चेष्टा प्रेम का ही एक रूप है। प्रेम के बल पर मिट्टी का मानव दुर्लभ देवत्व प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों और 14 भुवनों में प्रेम के अतिरिक्त कोई वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। इसी संदर्भ में जायसी जी एक जगह लिखते हैं, तीनी लोक 14 खंड सबे परे मोहि सूझी, प्रेम छाड़ी किछु और न लोना, जो देखो मन बूझी। जिसने प्रेम की सुरा का पान कर लिया है, उसे मरने या जाने का भय नहीं रह जाता। जायसी जी कहते हैं, किंतु ये प्रेम साधना आसान नहीं है। प्रेम के पथ पर जो अपना सिर उत्सर्ग कर देता है, वही शोभा पाता है। जैसे प्रेम सुनत मन भूलुने राजा, कठिन प्रेम सिर देहि तो छाजा। जायसी की जो प्रेम व्यंजना है, प्रेम की जो भावना है, उसकी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। जायसी ने प्रेम को सबसे अधिक महत्व दिया है। उन्होंने ये माना है कि योग और वैराग्य की तुलना में प्रेम ही एक सही मार्ग है। इसी मार्ग के द्वारा प्रियतम की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। जिस मनुष्य के हृदय में स्वार्थ रहता है, वह प्रेम के मार्ग पर सफल नहीं हो पाता है। जायसी के काव्य में जो प्रेम भावना व्यक्त हुई है, उन अनेक प्रेम भावनाओं की विशेषताओं की हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले नंबर 1 जो विशेषता है, वो भारतीय और फारसी पद्धतियों का योग है। आरंभिक रूप में जायसी का प्रेम लोभ प्रतीत होता है, किंतु बाद में वह विकसित होकर गंभीर, प्रतीकात्मक और जीवंत रूप धारण कर लेता है। भारतीय और फारसी पद्धतियों के योग के रूप में उनके प्रेम में लौकिकता भी है और अलौकिकता भी है। पद्मावत के विषय में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना लिखते हैं, जायसी की इस प्रेम कथा में हृदय को द्रवित करने वाली शक्ति है और मन को आकृष्ट करने की अपूर्व क्षमता। इतनी चित्ताकर्षक, मनमोहक और हृदय द्वारक कथा बनाने में एकमात्र कारण यही है कि यहाँ लौकिक प्रेम को पारलौकिक प्रेम का उच्च स्थान दिया है। भौतिक प्रीति को आध्यात्मिक प्रीति का उच्च पद प्रदान किया गया है और मानवीय प्रेम को देवी प्रेम की श्रेष्ठ उपाधि से विभूषित किया गया है। पद्मावत की जो प्रेम कथा है, फारसी पद्धति से प्रभावित है। तभी तो प्रेमी रतन सेन की आंखों से रक्त के आंसू गिरते हैं। नागमती की आंखें भी रक्त और मांस गिराती हैं और उसके रुदन से वहीं घुंघुचियों के ढेर लग जाते हैं। वीर बहुटियां रेंगने लगती हैं, ममत्व से सृष्टि भीग जाती है, पलास लाल हो जाते हैं, हड्डियां सूख जाती हैं और नस्तात हो जाती है। एक जगह में लिखते हैं, हाड़ भये सब किवारी, नसे बही सब तात, रक्त दुरा मासू गरा, हाड़ भये सब संग। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जायसी की जो प्रेम भावना है, उसमें भारतीय और फारसी दोनों पद्धतियों का समावेश हमें दिखाई देता है। उनकी प्रेम भावना की जो अगली विशेषता है, दूसरी विशेषता, वो है अकथ्य प्रेम। जायसी के अनुसार प्रेम अकथ्य है, शब्दों से परे है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दाम्पत्य जीवन, श्रद्धा और प्रणय आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रेम श्रृंगार का ही एक रूप है।
ये सच है कि प्रेम आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान और त्याग की अपेक्षा रखता है। सूफी कवियों ने प्रेम की इसी विशेषता के कारण इसे कठिन मार्ग कहा है। जायसी जी एक जगह लिखते हैं, प्रेम के फांसी जनि कोई परहई, जनि होई कोई प्रेम करही, प्रीति बेली जनि उर्झे कोई, अरुझे मुए न छुटे कोई। इस प्रकार से हम यहाँ उनके काव्य में विशेष रूप से पद्मावत के संदर्भ में हम देखें तो उनका जो प्रेम है वो अकथ्य है, अवर्णनीय है। जो प्रेम को अनुभूत करता है वही उसके बारे में जान सकता है। प्रेम भावना की जो अगली विशेषता है उनकी, वो है प्रेम की विशिष्टता। पद्मावत का प्रेम सामान्य न होकर विशिष्ट है। उसमें विशुद्धता, व्यापकता, दिव्यता, गहनता और एक प्रकार की अद्भुतता है। वह सूफी पद्धति के आधार पर भी विकसित हुआ है और भारतीय पद्धति के आधार पर भी। चौथी जो प्रेम भावना की जो विशेषता है जायसी जी की, वो है लौकिकता का समावेश, अर्थात उनकी प्रेम भावना में लौकिकता समाई हुई है। पद्मावत की प्रेम पद्धति में लौकिकता का पर्याप्त पुट है। रतन सेन और पद्मावती, नागमती और रतन सेन के प्रेम पक्ष में पर्याप्त लौकिकता हमें दिखाई देती है। इसमें जायसी ने स्थान स्थान पर सामाजिक और पारिवारिक जीवन के अनेक प्रसंगों का समावेश करके लोक पक्ष की पुष्टि की है। रतन सेन के प्रस्थान के समय कवि की दृष्टि माता और रनिवास के कठिन वियोग और दुख की ओर गई है। रतन सेन की माँ की चिंता का वर्णन देखिए, एक जगह पर वे लिखते हैं, कैसे धूप सबह बिनु छाहा, कैसे नींद परिही भुई माहा, कैसे ओढ़व का धरी धीर कथा, कैसे पांव चलन तुम पंथा। अर्थात उनकी माता किस प्रकार से दुखी होती उनके जाने के बाद में। सिंगलदीप से प्रस्थान के समय पद्मावती पितामह सखियों के स्नेह तथा नेहर के सुख का स्मरण करती है। विदाई के समय ये दृश्य विवाह के उपरांत कन्या विदाई के सुपरिचित दृश्य की भारतीय आत्मा को समेटी हुई है। जैसे एक जगह वे लिखते हैं, गवन चार पद्मावती सुना, उठी दशाक जीव और सिर धुना, गहुवर नैन आए भरी आंसू, छोड़व यही सिंघल कविलासु, छाड़ियो नेहर चली विजोई, एही रे दिवस कह होत न रोई। इस तरह से पद्मावती के अपने ससुराल जाने पर किस प्रकार से उसकी सखियां और समस्त जो सिंगल द्वीप है उसका दर्द, उसका विरह हमें सामने दिखाई देता है। अर्थात एक तरह से जायसी की काव्य के अंदर प्रेम के जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं उनमें लौकिकता का समावेश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी अगली जो विशेषता है प्रेम भावना की, वो है आध्यात्मिकता। पद्मावत में रतन सेन जीवात्मा है और पद्मावती ईश्वर का ब्रह्म, ईश्वर अथवा ब्रह्म है। इन दोनों का ये प्रेम साधना नहीं स्वयं साध्य है, आराधना नहीं स्वयं आराध्य है, कल्पना नहीं स्वयं संकल्प है, भावना नहीं स्वयं भाव्य है, धारणा नहीं स्वयं धार्य है, चिंतना नहीं स्वयं चिंतन है, कामना नहीं स्वयं काम्य है, ज्ञाता नहीं स्वयं ज्ञेय है और प्रमाण नहीं स्वयं प्रेममय है। ये प्रेम समृद्ध से भी अधिक अगाध, पर्वत से भी उन्नत, स्वर्ग से भी दिव्य और सूर्य चंद्र की ज्योति से भी अधिक हमें दीप्त दिखाई देता है, शीतल दिखाई देता है। प्रेम के संदर्भ में जायसी जी लिखते हैं, सूरज बूढ़ी उठा हुई ताता, ओ मजीठ टेसु बन राता, भा बसंत राती बन सप्ती और राते सब जोगी जता। इस प्रकार से उनका जो काव्य है उसमें किस तरह की एक आध्यात्मिकता का पुट हमें यहाँ दिखाई देता है। और अगली जो विशेषता है प्रेम भावना की, उसमें हमें दिखाई देती है प्रतीकात्मकता। जायसी के काव्य की प्रेम पद्धति में प्रतीकात्मकता भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इनमें प्रेम भाव की व्यंजना के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। रतन सेन जीवात्मा का, पद्मावती ब्रह्म की, सिंगलदीप परमधाम का प्रतीक बनकर हमारे सामने आया। हीरामन तोता गुरु है, राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। इस प्रतीकात्मकता को एक जगह उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है। उसको हम इस उदाहरण को हम दृष्टव्य के रूप में देखते हैं। वे लिखते हैं, तन चितवर मन राजा कीना,
ये सिंगल दीप बुद्धि पद्मिना चिन्ह, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती ये दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित बंध्या, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, प्रेम कथा यही भांति विचारो, बूझ लेउ तो बूझे भराओ। इस प्रकार से इस पद में हमें स्पष्ट रूप से संपूर्ण जो कथा है पद्मावती की, उसमें हमें प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि किस तरह से उनका समस्त जो काव्य है वो प्रतीकात्मकता का बिंब हमें दिखाई देता है। प्रेम भावना के संदर्भ में अगली जो उनकी विशेषता है वो है त्याग, तपस्या और वैराग्य। जायसी की प्रेम भावना में अन्यता, त्याग, तपस्या और वैराग्य का बड़ा पुट है। ये प्रेम के ऐसे गुण हैं जिन्हें हम जायसी के काव्य में और विशेषकर प्रेम प्रसंगों में देखते हैं। रतन सेन के प्रेम में त्याग और समर्पण है। राजा सब कुछ छोड़कर पद्मावती के प्रेम में वैराग्य हो जाता है। पद्मावत का ये प्रेम एक साधना है, वह मरण का द्योतक है, वह मुक्ति का मार्ग है। एक जगह में लिखते हैं, भले ही प्रेम है कठिन दुहेला, दुई जगत तरा प्रेम जही खेला। लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भले ये प्रेम बहुत ही कठिन है, लेकिन संसार में जिसने भी इसमें खेला, जिसने भी इस प्रेम को खेला है वही तरा है, अर्थात उसका इस संसार से उद्धार हुआ है। स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि उनका प्रेम त्याग, तपस्या और वैराग्य से परिपूर्ण है। अगली विशेषता के संदर्भ में हम देखते हैं प्रेम में अतिशयता। प्रेम जायसी के काव्य में नागमती के विरह वर्णन में प्रेम की अतिशयता दिखाई देती है। उसे अपने साथ सारी प्रकृति ही विरह की तीव्र पीड़ा से व्यथित दिखाई देती है। नागमती की विरह दशा का वर्णन करते हुए जायसी एक स्थान पर लिखते हैं, जेही पंखी के नियर होई, कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी, तेरवर हो नहीं पा। देखिए कि प्रेम में अतिशयता अर्थात उसके विरह की जो दग्धता हो किस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण हो उठती है कि नागमती जिन पक्षियों के निकट जाती है और उनसे विरह की बात करती है, वह जिन पक्षियों के निकट जाती है वो पक्षी जल जाते हैं, और जिन तरवर के पास जाती है अर्थात वृक्षों के पास जाती हैं, वह वृक्ष निपात हो जाते हैं अर्थात उनके पत्ते जल जाते हैं। विरह संतप्ता, नागमती के निकट आते ही किस प्रकार से पक्षी विरहताप के कारण जलकर गिर जाना, पत्तों का गिर जाना, जल जाना वस्तुतः अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस प्रकार से हमें जैसे कि प्रेम में अतिशयता भी दिखाई देती है। अगली जो विशेषता है वो नारी का ईश्वरीय रूप है। सूफी संतों ने सौंदर्य की केंद्रीय सत्ता प्रभु को सौंदर्यमयी, लावण्यमयी, रमणी के रूप में देखने की चेष्टा की है। परमात्मा रूपी स्त्री की सुंदरता की कल्पना भी उन्होंने दृढ़ता के साथ की है। उनके काव्य में साधक पति के रूप में परमात्मा रूपी स्त्री को प्राप्त करने की चेष्टा में रहता है। जायसी ने पद्मावत में पद्मावती के रूप सौंदर्य को अनुपम एवं अद्वितीय सिद्ध किया है। वे लिखते हैं, जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुतन ज्योति ज्योति ओई भई। कहता है कि संसार में जिस दिन ये 10 दिशाओं में ज्योति बनी है वो सब ज्योति पद्मावती की ही ज्योति से निर्मित हुई। अर्थात एक तरह से हम देखें तो सौंदर्य के साथ साथ वे पद्मावती को एक ब्रह्म के रूप में भी चित्रित करते हैं। इसी अनुपम ज्योति से, वो कहते हैं आगे, इसी अनुपम ज्योति से सूर्य, चंद्र आदि प्रकाश ग्रहण करते हैं। इसी के साथ कवि ने बतलाया है कि पद्मावती अद्भुत रूप सौंदर्य पर मानसरोवर भी मुग्ध है तथा पद्मावती के नेत्रों से सरोवर में कमल खिलने लगते हैं। अर्थात जैसे कि सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं कमल के ऊपर तो किस तरह से कमल खिलने लग जाते हैं, उसी तरह से पद्मावती के नेत्रों से सरोवर में कमल खिलते हैं। अर्थात नेत्र जैसे ही उठते हैं कमल खिलने लगते हैं। उसके उज्जवल हाथ से सरोवर में हंसों की सृष्टि होती है तथा उसके दांतों की ज्योति से ही सरोवर में नग और हीरों की सृष्टि हो गई है। ऐसी अद्भुत सौंदर्य से ओतप्रोत पद्मावती हक अर्थात ईश्वर की प्रतीक है। इस प्रकार जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति के आधार पर पद्मावती को ईश्वर के रूप में चित्रित किया है।
इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, यद्यपि प्रेम की पीर का निजी अनुभव जायसी को नहीं हुआ था, परंतु प्रेमागत आने वाले इन सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों का प्रस्फोटन जायसी द्वारा किया गया है, वह अनुपम है। वस्तुतः पद्मावत और जायसी की समस्त काव्य में प्रेम कथा का जो मूलाधार है वो भारतीय है, किंतु उसकी प्रेम पद्धति पूर्णतः फारसी या सूफी प्रेम पद्धति के आधार पर ही पल्लवित हुई है। फलस्वरूप इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की जो और संकेत किया गया, जिसे कह सकते हैं कि वस्तुतः लौकिक प्रेम के द्वारा ही आध्यात्मिक प्रेम दर्शाया गया है। कवि ने प्रेम की गहनता, प्रेम की पीर की तीव्रता, प्रेम मार्ग की भयंकर विघ्न बाधाएं, आपत्तियों का भी निपटारा किया। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जायसी के जो काव्य का प्रेम अभिव्यंजन है बहुत ही अद्भुत है, लौकिक है और हिंदी काव्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान पर मानी जाती है। आज इतना ही, आगे हम इसके बारे में और चर्चा